आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। कोडरमा से पहली खबर जा रहा है। 11 दिन से लापता रिटायर्ड शिक्षक गिरजा नंदन प्रसाद का शव मिलने से सनसनी मच गई। नाराज परिजनों ने कोडरमा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। गिरजा नंदन प्रसाद 31 जनवरी को लापता थे। उनकी गुमशुदगी की शिकायत की गई और इस बीच चेचाई, चाराडी और बरही के इलाके में शिक्षक को देखे जाने की खबर मिली, लेकिन कोडरमा पुलिस उनकी तलाश नहीं कर पाई और इसी बीच डंगरा पहाड़ के जंगल से उनका शव मिला। घटनास्थल से मोबाइल, कपड़ा और चश्मा भी मिला है। कोडरमा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के मुताबिक रिटायर्ड टीचर से साइबर ठगी हुई थी और इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पाया गया। आज सूचना मिली कि कोडरमा थाना अंतर्गत ही डंगरा पहाड़ के पास के जंगल क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त भी की गई, उन्हीं के रूप में की गई है। इस संबंध में शव को भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। बोलना चाहते कि उनके साथ कुछ साइबर फ्रॉड हुआ था और वो सदमा में चले गए थे और सदमे के कारण ये कांड ऐसा हो गया है। तो ये अननोन फोन जो है वो किसके मोबाइल पर आया था? मेरे पिताजी के कॉल पे आया था। तो ये आप लोग को मालूम था? ये शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया था। आपके पास फोन नंबर भी है। 11 दिन लगता है एक ट्रैक करने में आप लोग को। अभी यही कोई मंत्री और नेता के साथ होता तो एक दिन में पूरा पता चल जाता। अभी तक ट्रैक कर रहे हैं। यार तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी पीछे है। झारखंड सरकार का पुलिस निकम्बा है पूरा। पिछले 11 दिनों से लापता सेवानिवृत्त शिक्षक की अंततः 100 पुलिस को मिली है। वहीं सबको अंत परीक्षण के लिए भी भेज दिया गया है और मृतक सेवानिवृत्त शिक्षक के बेटों का कहना है कि जब पुलिस ने इस पूरे मामले में साइबर फ्रॉड की बात कही थी तो पुलिस कहीं ना कहीं उन साइबर फ्रॉड को भी खोजने में विफल रही। वहीं लगातार पुलिस उनके पिता की सकुशल बरामदगी की भी दावा कर रही थी, लेकिन अंततः 11 दिनों के बाद उनका शव बरामद होता है। वहीं पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए जिले के एसपी कुमार गौरव ने भी बताया था कि उनका लगातार ट्रेस उनको किया जा रहा है। कोडरमा जिले सहित बगल के जिले हजारीबाग के बरही में भी उनके मोबाइल की लोकेशन मिली थी। उनके जैसे व्यक्ति को देखा गया था। अंततः उनके शव को आज कोडरमा के ही डंगरा पहाड़ स्थित जंगल में बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में अब भी एक आशंका बनी हुई है कि आखिर यह मृत्यु किस परिस्थिति में हुई और मृत्यु के पीछे वजह क्या है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। कोडरमा के फिशरी जंगल में खून से लथपथ युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव की शिनाख्त डोमटाज के बुच्ची टांड निवासी पिंकू पंडित के रूप में हुई है। शव पर चाकू के कई निशान देखे गए। शव के पास शराब की बोतल भी ली है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर कोडरमा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अगल बगल के लोकल लोग हैं तो हम लोग यहाँ से पहुंचे, आए तो लगता है लोकल नहीं नजर आ रहा है, इधर लोकल गांव का नहीं। क्या हुई है, घटना क्या है? अब इसके बारे में क्या देखने से क्या लग रहा है? देखने से लग रहा है कि कोई लगता है मार के फेंक दिया है। आज इसकी सूचना मिली तो पुलिस वहां पर घटनास्थल पर गई है और पुलिस की टीम वहां पर गठित करके खोजबीन कर रहे हैं। इसमें डॉग स्पॉट को भी बुलाया गया है। हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। इसमें हम लोग आगे जांच कर रहे हैं। धनबाद के कांडा बस्ती की विवाहिता जैबून खातून की मौत हुई है। बोकारो के अस्पताल में उनकी मौत हुई है। परिजनों ने ससुराल वालों पर मारपीट और जहर खिलाने का आरोप लगाया है। हालत बिगड़ने के कई घंटे बाद उसे बोकारो के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने दामाद इब्राहिम पर हत्या करने का भी आरोप लगाया। 2 तारीख को हमको फोन किया दमबान, बोल रहा ऐसे ऐसे बात है, लोग मर्डर करने खोज रहा, धमकी दे रहा, तो आप जल्दी से आइए। तो हम बाहर में थे। हम बोले ठीक है 2 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद ले आएंगे। फिर जब गए तब तक जहर खिला दिया इन लोग। सुबह खिलाया, 9 बजे ले गया, 2-3 बजे हॉस्पिटल ले गया। इन लोग जानबूझ के मारा, मार भी किया, बहुत मारा हम लोग, बहुत। उनको जानबूझ के मारपीट करता था बराबर। ये मामला नया नहीं है, मारपीट का मामला बराबर का था उनका। इस बार काफ़ी मारा, मारपीट के जहर भी खिलाया और ये बहुत घिनौना काम किया है। हम सब मिलकर इसे कंडम करते हैं।
रामगढ़ उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3,34,000 मतदाता करेंगे। 27 फरवरी को 405 बूथों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें 2034 कर्मचारियों, 55 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 15 माइक्रो ऑब्जर्वर को तैनात किया जाएगा। रामगढ़ की डीसी माधवी मिश्रा और एसपी पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को चुनावी तैयारी की जानकारी दी। यह हैं वो 405 बूथ को लेकर के, उसमें मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा दृष्टिकोण से जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी करी जा रही हैं। जहां पर बेस कैंप या क्लस्टर बनाए गए हैं सीएपीएफ या जिला पुलिस के बल के लिए, वहां पर भी मूलभूत सुविधाएं रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से सुनिश्चित कराई जा रही है। पुलिस के द्वारा, रामगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार चुनाव की तैयारियों से संबंधित विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और उसकी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। टोटल पूरे जिले में 13 चेकनाका बनाए गए हैं, जहां पर राउंड द क्लॉक 24 घंटे वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है इलेक्शन को प्रभावित करने वाला इलीगल कैश, इलीगल लिकर या अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी करना। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि चुनाव को लेकर के 55 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 15 माइक्रो ऑब्जर्वर समेत 2034 मतदान कर्मियों को लगाया जाएगा। पूरे जिले में कुल 13 चेकनाके काम कर रहे हैं, जहां पर अभी तक 22 लाख के लीकर और नकदी को पकड़ा गया है। यह भी बताया गया कि कई स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई है और चुनाव को लेकर सेंट्रल फोर्सेस की भी यहां पर तैनाती की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ में 27 फरवरी को उपचुनाव होना है और यहां पर 405 बूथों पर लगभग 3,34,167 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला प्रशासन ने बताया कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए यहां पर सेंट्रल फोर्सेस भी यहां पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी, साथ ही राज्य के बलों को भी यहां पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन जो है पूरी तैयारी कर रही है। लगातार चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और यहां पर पर्यवेक्षक भी लगातार आकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 10 फरवरी को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद चुनाव मैदान में कुल 18 उम्मीदवार बच गए हैं। ऐसे में यहां पर चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बजरंग महतो, आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी, झारखंड पार्टी के संतोष महतो समेत कुल 18 उम्मीदवार एक दूसरे को चुनाव में चुनौती देने का काम कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने रामगढ़ के कई गांवों में चुनावी सभा की और 1.5 लाख का वोटों से भी ज्यादा अंतर से आजसू प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कई बीजेपी नेता भी आजसू के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। हम लोग ने वोट के आंकड़ा को बड़ा करने का निर्णय लिया है। पार्टी रामगढ़ में मजबूत है और एनडीए अब चुनाव लड़ रही है। एनडीए भारतीय जनता पार्टी आजसू मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा लंबा जाएगा और हम लोगों ने एक टारगेट लिया है 1.5 लाख का। सभी मेरे नेता भारतीय जनता पार्टी के सबको अलग अलग रूप से आएंगे और इस प्रचार का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। दुमका में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस 2024 का चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी का हर हाल में हराकर ही उसे दम लेगी। हर एक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग अपने उसूलों पे, अपने क्षेत्रीय समस्या को लेकर लड़ते हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ने के लिए सबको लेके जाना चाहते हैं और जैसा जैसा वक्त आएगा वैसा वैसा आपको बता। साहिबगंज में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला।
मिशन 2024 को लेकर संथाल परगना के सियासी अखाड़े में एक के बाद एक बड़े बड़े सुरमाओं की एंट्री लगातार जारी है। इस बार बारी रही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। साहिबगंज के श्रीकुंड हाई स्कूल ग्राउंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के शुभारंभ के बहाने उन्होंने झारखंड की जनता के दिल को कांग्रेस के सियासी मिशन से जोड़ने की भरपूर कोशिश की। बीजेपी सरकार कहती है कि आजादी उनको 2014 में ही है, 1947 में उनको आजादी मालूम नहीं है क्योंकि वो लड़े नहीं, इसलिए वो उसका महत्व उनको मालूम नहीं। साहिबगंज की जनता को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी पर एक के बाद एक कई तीर चलाए। यही नहीं, महंगाई से त्रस्त मिडिल क्लास के जख्म पर मरहम लगाते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार वार भी कर दिया। कहाँ गया आपका स्लोगन? और यही बात तो राहुल गांधी जी पूछ रहे, यही बात मैं पार्लियामेंट में पूछ रहा हूं और यही बात हमारे कांग्रेस के सभी नेता लोग उनको पूछ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में पीएम मोदी का संबोधन अहंकार से भरा हुआ था। और उनके भाषण में उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मैं एक आदमी सारे देश के अपोजिशन को भारी करता हूं। इतनी अहंकार की बात उन्होंने कर दी, यानी उनकी पार्टी भी उनके सामने कुछ नहीं। श्रीकुंड हाई स्कूल ग्राउंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों से शुरू हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा तो दी ही, साथ ही संथाल परगना में अगले साल होने वाले सियासी घमासान की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी। अविनाश, न्यूज़ 18 साहिबगंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरे से प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी ने खड़गे के दौरे को विफल बताया तो कांग्रेस ने पलटवार किया। वहां पर पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी निवास करते हैं, वहां पर इनका कार्यक्रम हो रहा है और क्योंकि वहां के विधायक सम्मानित मंत्री पर हम सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से कोरोना के कालखंड में यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोरोना के कालखंड में बसों से भेजने का काम किया था। यहां रांची की जनता ने अपने आंखों से देखा था, पत्रकार बंधुओं ने देखा था। वही बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच में उनका कार्यक्रम हो रहा है। तो जब इन सब पर वो कुछ बोल नहीं सकते तो आखिर मीडिया में दीपक प्रकाश जी बनेंगे कैसे, अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे कैसे? तो चलो कांग्रेस को गाली दे दो। तो हमारा तो एक ही ध्येय है, अतिथि देवो भव। वो हमें गाली दे करके अगर अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं तो वो चला लें, लेकिन 2024 में जनता पूरी तरह भाजपा की दुकान बंद कर। मील की दूर से आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जो आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं, उसका सम्मान करते हुए बिना संगठन के हम ये कार्यक्रम पूरा नहीं कर सकते। साथियों, राहुल जी का संदेश अगर पहुंचाना है तो हमको घर घर तक जाना होगा और उसके लिए जरूरत है कि एक सशक्त मजबूत संगठन आपका ना ही सिर्फ पंचायत और मंडल स्तर पर बल्कि बूथ स्तर पर करने का संकल्प आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको लेना है। पूरे देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है और ऐसे में हमारे नेता संविधान बचाने निकले हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। दुमका के सरैया हाट में ग्रामीणों ने आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया और महिला की बेटी को एक ग्रामीण ने बंधक बनाया था। उस पर शादीशुदा युवक से संबंध के आरोप थे, इसलिए ये महिला बेटी से मिलने गांव पहुंची। तभी विवाद को लेकर गांव में पंचायत बैठ गई। जब महिला ने पंचों की बात सुनने से इनकार किया तो भीड़ उग्र हो गई और सबके सामने महिला को निर्वस्त्र कर दिया, उसकी बर्बर पिटाई की और इस दौरान उसे पूरे गांव में घुमाया गया
और गुप्त सूचना पर सरैयाहाट पुलिस मौके पर पहुंची और आदिवासी महिला को भीड़ के चंगुल से बचाया। महिला के बयान पर 14 नामजद और 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके बाद 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से भी महिला और उसकी बेटी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया गया। दुमका से एक बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सबसे पहले निर्वस्त्र किया गया और उसके बाद उसके साथ गांव वालों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। आपको बता दें कि सरैयाहाट थाना क्षेत्र में महिला गांव पहुंची थी, जहां उसकी बेटी को बंधक बनाया गया था। बताया जाता है कि बेटी का अवैध संबंध वहां के गांव के किसी शादीशुदा युवक के साथ था, जिसकी सूचना जो शादीशुदा युवक है उसकी पत्नी को भनक होती है और फिर पत्नी उस प्रेमिका को एक ही घर में उसके पति और उसके प्रेमिका को बंद कर दिया जाता है। और इसकी सूचना जब उसकी प्रेमिका की मां को पड़ती है तो वो उस जगह पहुंचती है। जगह पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने इसका आक्रोश जो है वो ग्रामीणों का आक्रोश उसकी मां को झेलना पड़ता है और उसके बाद उसके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले तो उससे निर्वस्त्र कर दिया जाता है और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। 14 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 लोग नाबालिग बताए जा रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। धनबाद के बैंक मोड़ के सेंटर पॉइंट के शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि मॉल में लगा फायर फाइटिंग सिस्टम समय पर अलर्ट हुआ और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा और बैंक मोड़ थानेदार समेत कई व्यवसायियों ने मौके का जायजा लिया। शॉर्ट सर्किट से हुआ, लेकिन शुक्र है यहाँ पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो इस बिल्डिंग का वो काम किया, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो गया काम करना और समय पे फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ आ गई और इसलिए सब लोग के ये प्रयास से आग बुझ गया है। अब केवल जो धुआं है वही प्रॉब्लम है, लेकिन यह है कि यहाँ पे सिस्टम सही ढंग से काम किया, जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना होने से बच गई। गुमला पुलिस ने घाघरा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पंकज उरांव को पकड़ लिया है। 7वीं कक्षा की ये छात्रा सहेली के साथ साइकिल से स्कूल जा रही थी और रास्ते में पंकज उरांव ने उस छात्रा को अगवा कर पतरा गांव ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित छात्रा के बयान पर घाघरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बाद गुमला पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। में बेती पतरा टोली के एक युवक के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का कांड किया गया था, जिसके बाद त्वरित अनुसंधान की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अगले 3 घंटे के अंदर हम लोगों ने जो अभियुक्त थे उसको गिरफ्तार कर लिया और आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इधर रांची पुलिस ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए आतंक का पर्याय रहे कुख्यात अपराधी सन्नी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की मदद से उसे रांची लाया गया। उस पर मर्डर, धमकी, लूटपाट और अवैध वसूली के 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। रांची पुलिस साल 2017 से ही उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था। नेपाल से लेकर पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी उसकी लोकेशन मिली थी और इस बीच दिल्ली में उसकी मौजूदगी की खबर मिली और रांची पुलिस ने उसे पकड़ने में थोड़ी भी देर नहीं की। रांची पुलिस जल्द ही सन्नी सिंह के गुर्गों और सहयोगियों को भी दबोचने की बात कह रही है। जो व्यवसायी हैं उनको धमकी देता था और पैसा न मिलने पर कुछ ऐसी भी घटनाएं इसको भी इसने अंजाम दिया जिसमें इसके द्वारा फायरिंग की गई या बमबाजी करवाई गई और उसके बाद येन केन प्रकार पैसे वसूलने का इसका प्रयास रहता था। कुछ हत्या से संबंधित मामले भी इसके विरुद्ध पहले से दर्ज हैं सुखदेव नगर में और गोड़ा में। तो कुछ मामलों में इसको आरोप पत्रित किया जा चुका था और 2017 से ये लगातार फरार चल रहा था। हिमाचल प्रदेश में कहीं छुपा हुआ है तो उसको लेकर के टीम को यहाँ से रवाना किया गया। इसी दौरान वो वहाँ से निकल गया और दिल्ली आ गया। दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया गया और अंततः दिल्ली से इसको गिरफ्तार कर रांची लाया। गोड्डा के गांधी मैदान में आयोजित राजकीय मेला समारोह के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी ने एक से बढ़कर एक गाने पेश किए, जिसे सुनकर गोड्डा के श्रोता सुरों की लहरी में खो गए।
possibilities. All right, जो भेजी थी दुआ जो जाके सुबह से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सलाम जो भेजी थी दुआ। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।